लेट देयर बी ए कंडक्टर, एक कंडक्टर है ये, इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसके अक्रॉस हमने पोटेंशियल डिफरेंस लगाया। पोटेंशियल डिफरेंस लगाते हैं, इसमें एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होता है, ये यहाँ प्लस यहाँ पर माइनस, ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होता है। इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण इसके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इलेक्ट्रॉन फोर्स एक्सपीरियंस करते हैं और फोर्स एक्सपीरियंस करके एक तरफ चलना शुरू करते हैं। किस तरफ चलना शुरू करेंगे? टुवर्ड्स प्लस। इलेक्ट्रॉन्स विल मूव टुवर्ड्स पॉजिटिव साइड। ओके, इलेक्ट्रॉन्स इधर चलना शुरू करते हैं और इनकी जो एवरेज वेलोसिटी होती है उसका नाम हमने क्या रखा? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी से सब इलेक्ट्रॉन इधर जा रहे हैं। सपोज दिस conductor has a length L. This conductor has a length L. Okay. This has got a certain cross section area. Let us say the cross section area is A. इसका cross section area A है।
अब ये एक सिलेंडर है, सिलेंडर का वॉल्यूम हमको पता रहता है, बेस एरिया मल्टीप्लाइड बाय लेंथ NaL, ठीक है। वॉल्यूम के लिए हमने क्या लिख दिया, बेस एरिया मल्टीप्लाइड बाय लेंथ। ये आ गया क्या, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। हमको चाहिए क्या, चार्जेस। ये हमारा गाइडिंग फॉर्मूला है, हमको चार्जेस चाहिए, ये हमने निकाला नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन के पास कितना चार्ज होता है उसका लोकेशन हमको मालूम है, दैट चार्ज इज E। तो इसके पास कितना चार्ज होगा, आंसर इज -E NaL। व्हाट इज दिस चार्ज, चार्ज ऑन दीज इलेक्ट्रॉन्स -E NaL, ये इनके पास चार्ज हो गया, ठीक है। उसके बाद ये पूरा चार्ज, ये चार्ज है इसके पास, ये पूरा चार्ज यहां से इस क्रॉस सेक्शन से पार हो जाएगा जब ये लास्ट इलेक्ट्रॉन यहां पर आएगा। जब ये लास्ट इलेक्ट्रॉन चलते चलते यहां आएगा तो कितना टाइम बीत चुका होगा, ये हमने चार्ज निकाल के यहां छोड़ दिया, दिस इज द टोटल चार्ज। ओके, टाइम टेकन बाय दिस चार्ज टू क्रॉस द कंप्लीट कंडक्टर इस कंडक्टर की लेंथ L है, इसकी वेलोसिटी E है, तो इसको टाइम कितना लगेगा, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। तो इसका टाइम कितना आएगा, T इज इक्वल टू डिस्टेंस L वेलोसिटी V। यह आ गया इसका टाइम पीरियड, ये इलेक्ट्रॉन के यहां पहुंचने का टाइम। और इतनी देर में कितने चार्जेस इसको क्रॉस कर लेंगे, पूरे, क्योंकि वो लास्ट इलेक्ट्रॉन, पूरे इलेक्ट्रॉन मतलब कितना चार्ज हो गया, ये हमने निकाल के रख लिया, Q की वैल्यू कितना चार्ज पार कर लिया। तो अब हमारी डेफिनेशन क्या कहती है, at any cross section if the Q charge is passing in time t then current I is equal to Q upon T। therefore current is equal to Q upon T is equal to, Q की वैल्यू क्या लिखनी है, n minus NeAL डिवाइडेड बाय T की वैल्यू लिखनी है हमें L अपॉन V, दिस इज इक्वल टू NeA। ये L कैंसिल हो गया, NeA और ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऊपर आ जाएगा, दिस इज NeA। This is electric current I. So we got a relation here, electric current I with drift velocity, and the relation comes to be I is equal to NeAVD. Here what is shown by negative? Direction says that direction of electric current is opposite to VD minus. That means here the drift velocity is in this direction, therefore current will be taken as in this direction. So direction of electric current is opposite to the direction of drift वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और मूव कौन करेंगे हमेशा, इलेक्ट्रॉन्स। सर चलो चार्ज माइनस E and A सर, जो Q is equal to N ही वाला हाँ, Q is equal to N into E। N क्या होता है, टोटल नंबर, और E क्या है, चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन। गुड, तो ये है
चार्ज ऑन दीज इलेक्ट्रॉन्स, इसका फॉर्मूला हमने क्या लिया, n मल्टीप्लाइड बाय E। तो ये n आ गया यहाँ पर, टोटल n कितना आया, ये n। ये n क्या है, छोटा n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ए यूनिट फॉर्मेट, और बड़ा n टोटल इलेक्ट्रॉन्स, और ये n किसके बराबर होगा, n इंटू a इंटू l, NaL, ये इसके बराबर होगा, टोटल पार्टिकल के बराबर, और टोटल पार्टिकल पर चार्ज इसके बराबर, और ये टोटल चार्ज यहां से निकल रहा है। That gives us the current. Is every point clear now? So we got this rotation, I is equal to NEA dt. Okay. Now after this, there is one very interesting phenomena or a question which tells us about the origin of electric current. Electric current क्यों flow होती है, इलेक्ट्रॉन्स को क्या जरूरत है चलने की, इसके बारे में एक फिनोमिना हमको बताता है। ये एक कंडक्टर है, इस कंडक्टर के इधर हमने पॉजिटिव चार्जेस बैटरी के पॉजिटिव प्लेट में इसको टच किया, और इधर नेगेटिव प्लेट में टच किया माइनस। तो इसके अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हुआ, वो इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रॉन को खींचता है, और इलेक्ट्रॉन चलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी से, और करंट फ्लो होती है। ये सबने पढ़ लिया, सबको समझ आ गया। शुरू कहां से किया था कि हमने बैटरी का प्लस माइनस लगाया, इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हुआ, ठीक। अब ये बताइए, गॉस लॉ में हमने एक चीज पढ़ी है, दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड ए कंडक्टर इज ऑलवेज जीरो। एक कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता है, कितना होता है, हमेशा जीरो। और यहां हम शुरू ही क्या कर रहे हैं, वी अप्लाई इलेक्ट्रिक फील्ड एंड दैट इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई फोर्स ऑन द इलेक्ट्रॉन, और वो इलेक्ट्रॉन खींचे चले जाते हैं। और गॉस लॉ क्या कहता है कि कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं हो सकता है, नहीं होता। तो अब बताइए, अच्छा इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होती है, हम देखते हैं, गॉस लॉ भी सच है, वो भी देखते हैं। अब आपके लिए क्विज है, ये बताना है कि इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड होता है कि नहीं होता। अगर आप कहेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता, गॉस लॉ के कारण नहीं होता है, तो फिर करंट कैसे फ्लो होगी। और अगर आप कहते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, तो गॉस लॉ गलत है। समझ में आया क्या कंट्रोवर्सी है? कोई इसका आंसर दे सकता है? आउटर सरफेस पर चार्जेस होते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस के बाहर। हाँ, इसका ये मतलब है कि करंट फ्लो कहां होगा, सरफेस पे, अंदर नहीं होगा, पर अंदर भी होता है, करंट फ्लो अंदर भी होता है। नहीं सोच सकते हैं, ओके, थोड़ा सा मुश्किल है, और कोई आपका फॉल्ट नहीं है। ये मैंने अपना फेसबुक में डाला था, फिजिक्स के पेज में, 13,000 बच्चे उसको देखते हैं, उसमें भी 4 ही बच्चों का आंसर आया, बट 4 लोगों ने सोचा, ठीक सोचा। क्या है, जब हम इसमें प्लस और माइनस लगाएंगे, ये प्लस माइनस, तो इसमें एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हुआ, ऐसे। ये इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सा है, अप्लाइड, ये हमने लगाया। अब गॉस लॉ क्या कहता है
कि इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होना चाहिए, जीरो। इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो कैसे हो सकता है? उसका आंसर है इलेक्ट्रिक फील्ड तब जीरो हो सकता है अगर इक्वल एंड अपोजिट इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर क्रिएट कर दिया जाए। अगर यहां पर हम इसके अंदर एक ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कर दें जो इसके इक्वल और अपोजिट है, तो इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ। तो ये जो मेटल है, ये जो कंडक्टर है, अपने अंदर एक ऐसा फील्ड क्रिएट करना चाहता है। अगर ये ऐसा फील्ड क्रिएट करना चाहता है तो ये किसको ऑर्डर देता है? इसकी सेना कौन है? इलेक्ट्रॉन्स। इसके पास कौन है? फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ये उनको ऑर्डर देता है कि जाओ ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड बनाओ, ताकि ये इलेक्ट्रिक फील्ड बनाओगे तो सम क्या हो जाएगा, जीरो, जो कि दिखना चाहिए। अगर ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड बनाना है तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड में इधर कौन से चार्ज होने चाहिए और इधर कौन से होने चाहिए? इधर कौन से होंगे और इधर कौन से होंगे? नेगेटिव। अगर हमको ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड इसके अंदर क्रिएट करना है तो इलेक्ट्रॉन्स को किधर जाना पड़ेगा? इस तरफ आना पड़ेगा सबको। तो ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो जाएगा। ये क्रिएट होके इसको क्या कर देगा? कैंसल। टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या दिखेगा हमको? जीरो। तो जीरो दिखाने के लिए इलेक्ट्रॉन्स को क्या करना पड़ता है? लेफ्ट साइड में आना पड़ता है। तो सब इलेक्ट्रॉन जो यहां खड़े हैं क्या करते हैं? चलते हैं। कहां चले जाते हैं? लेफ्ट साइड। तो लेफ्ट साइड जाने के लिए सबको चलना पड़ेगा ना। तो ये सब इलेक्ट्रॉन ऐसे चलने शुरू कर दें। ये सब ऐसे चलने शुरू कर देते हैं और हम क्या कहते हैं? करंट फ्लो स्टार्ट हो गया। ये करंट फ्लो स्टार्ट हो गया। जब ये इलेक्ट्रॉन यहां पहुंचेंगे तो ये एक उल्टा इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएंगे ताकि ये अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाए? जीरो हो जाए अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ। तो ये सारे इलेक्ट्रॉन इधर चल के आए और हमने यहां ऑब्जर्व किया। हमने क्या देखा? इस क्रॉस सेक्शन को इलेक्ट्रॉन पार कर रहे हैं, जिससे द करंट इज फ्लो। तो करंट फ्लो हुआ। करंट फ्लो होने से गॉस थ्योरम के अनुसार इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हुआ कि नहीं हुआ? तो दोनों चीजें फुलफिल हो गई। ठीक है। इसलिए फिर से इलेक्ट्रिक करंट क्यों फ्लो होता है? तो आंसर है इलेक्ट्रिक करंट इसलिए फ्लो होता है ताकि वो अंदर के इलेक्ट्रिक फील्ड को जीरो कर सके। ये बात समझ में आई? अंदर के इलेक्ट्रिक फील्ड को जीरो कर सके, इसलिए इलेक्ट्रॉन ऐसे दौड़ते हैं। इज इट क्लियर नाउ? ओके। इसके बाद आप पूछ सकते हैं कि जब ये सब इलेक्ट्रॉन यहां आ जाएंगे तो फिर करंट बंद हो जानी चाहिए। तो आंसर है जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन यहां पर आते हैं, इनको कौन खींच लेता है? बैटरी। सेल लगाया हुआ है तो सेल इतने इलेक्ट्रॉन यहां खींच लेती है और इधर इतने इलेक्ट्रॉन सप्लाई कर देती है। फिर से पोजीशन वही आ जाती है। फिर सेल ने इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया, फिर से ये इलेक्ट्रॉन इसको कैंसिल करने के लिए दौड़ के इधर आते हैं ताकि एक उल्टा इलेक्ट्रिक फील्ड बना सके। इस तरह से जब तक सेल के पास एनर्जी होती है वो यहां से इलेक्ट्रॉन खींचता रहता है, इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता रहता है। उस इलेक्ट्रिक फील्ड को कैंसिल करने के लिए इलेक्ट्रॉन ऐसे दौड़ते रहते हैं, करंट फ्लो होती है। कुछ मैकेनिज्म समझ में आ रहा है और सारे लॉ फुलफिल हो रहे हैं। गॉस लॉ के अनुसार अंदर जीरो बनता जाता है, बार बार जीरो बनता है और उस जीरो बनाने के लिए इलेक्ट्रॉन फ्लो होते हैं, इसलिए करंट भी चलते रहते हैं। और इस सब को चलाने में, इलेक्ट्रॉन को इधर से इधर भेजने में, फिर इधर से इधर भेजने में एनर्जी कौन दे रहा है? बैटरी। तो बैटरी ऑलवेज गिव्स एनर्जी। जितना चार्ज हम भेजते हैं उतना चार्ज जितने पोटेंशियल डिफरेंस पे लगाते हैं Q into V, ये एनर्जी हमेशा बैटरी देते रहती है। ठीक है। तो इस तरह से बैटरी से एनर्जी मिलने से करंट फ्लो होती है एंड बोथ द लॉज आर टेकन केयर ऑफ। अच्छा, अब हम इसमें लेते हैं, हम जो बात कर रहे थे ओम्स लॉ।
Ohm's law. There is any conductor, इस कंडक्टर के अक्रॉस हमने एक पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया। ये साइन है, ये पोटेंशियल डिफरेंस वेरिएबल है, इसको हम कम ज्यादा कर सकते हैं हमारी इच्छा के अनुसार। ओके, यहाँ पर हमने एक वेरिएबल पोटेंशियल डिफरेंस बताया और इसमें जो करंट फ्लो होगी उसको हम नापना चाहते हैं। उसको नापने के लिए कहीं पर भी हमने एक एम्पियर मीटर लगा दिया और इसके दोनों सिरे के बीच में जितना पोटेंशियल डिफरेंस है उसको देखने के लिए हमने वोल्ट मीटर यहाँ लगा दिया। तो ये हमको क्या रीडिंग देगा कि इस कंडक्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है और ये हमको रीडिंग देगा कि इस कंडक्टर में से फ्लो होके कितने चार्जेस पर सेकंड आ रहे हैं। चार्जेस पर सेकंड मींस कितनी करंट आ रही है। ओके, ये सेटअप हमने तैयार करके इसको वोल्टेज सप्लाई किया स्विच से और वोल्टेज सप्लाई करके उसको धीरे धीरे वोल्टेज को हम बढ़ाते चले गए। जब हम वोल्टेज को बढ़ाते हैं तो क्या देखते हैं, करंट भी बढ़ते जाता है और ये वोल्टेज और करंट इसको हमने टैबुलेट किया। टैबुलेट करके ग्राफ बनाया तो हमको ये पता लगा कि अगर हम करंट को 2 गुना चाहते हैं 2 टाइम्स तो हमको वोल्टेज को भी 2 टाइम्स इंक्रीज करना पड़ता। अगर हमें करंट 3 टाइम्स चाहिए तो वोल्टेज को भी 3 टाइम्स इंक्रीज करना पड़ेगा। इस तरह से वोल्टेज और करंट ये दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। V is proportional to I. So ये जब इसमें करंट फ्लो होती है तो V प्रोपोर्शनल टू I होगा। जितनी ज्यादा करंट चाहिए उतनी ज्यादा हमें वोल्टेज देनी पड़ेगी। दिस इज ओम्स लॉ। हाँ, थोड़ा सा इसमें और एक दो चीज हमने देखी कि टेम्परेचर इसमें कांस्टेंट रहना चाहिए। टेम्परेचर शुड बी कांस्टेंट। तो टेम्परेचर के अलावा बाकी चीजें भी इसमें कांस्टेंट होनी चाहिए, जैसे प्रेशर। टेम्परेचर एंड प्रेशर एंड ऑल अदर फिजिकल कंडीशन शुड रिमेन कांस्टेंट। सिर्फ 2 चीजें कौन सी बदलनी चाहिए, पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट। तब ये दोनों कैसे होते हैं, प्रोपोर्शनल। तो नोट करिए ओम्स लॉ। If all other physical conditions are kept constant, the potential difference or the current in a conductor is directly proportional to potential difference applied across potential difference applied across it, that is V is proportional to I. Okay, V is proportional to I. Or we can say V is equal to, we will put a constant of proportionality, that is R. V is equal to R into I. Here R is a constant of proportionality.
opposite of proportionality is known as resistance. R is called resistance of the conductor. Resistance of the conductor. Okay, R का I से क्या रिलेशन होता है? I is equal to V upon R. So, when we apply a potential difference, if the resistance of the conductor is I, the current will be small. If the resistance is small, the current will be high. ठीक है? तो करंट किस पर डिपेंड करती है? रेजिस्टेंस. ये याद रखिए, करंट डिपेंड्स ऑन रेजिस्टेंस. Low resistance, high current, and high resistance, low current. So this is the relation between resistance and current. But resistance for a given conductor is a constant. और ये constant किसके बराबर होगा? R is equal to V upon I. R is equal to V upon I. किसी भी इंस्टेंट में जितना पोटेंशियल डिफरेंस है और जितनी करंट फ्लो हो रही है उसी इंस्टेंट पर जितना पोटेंशियल डिफरेंस लगाया है और जितनी करंट फ्लो हो रही है दोनों को एक दूसरे से डिवाइड करेंगे, उस मोमेंट पर इतना रेजिस्टेंस है. बाद में अगर हम वोल्टेज बदल दें, करंट भी चेंज हो जाएगी. उस समय फिर हम V अपॉन I निकालेंगे तो वो क्या निकलेगा? उस समय का रेजिस्टेंस. तीसरे बार में फिर हमने V चेंज किया, I चेंज हुआ, फिर से V अपॉन I किया तो क्या निकलेगा? वो थर्ड टाइम का रेजिस्टेंस. तो मोस्टली ओम ने क्या देखा कि V अपॉन I एक जैसा ही आता है. 1, 2, 3, 4, 5 रीडिंग करके देखा कि ये सब एक जैसी रीडिंग आती है, तो उन्होंने रूल क्या बनाया? V is directly proportional to I and V upon I is a constant and that constant is resistance. उसका नाम उन्होंने रेजिस्टेंस रखा और फिर वो रेजिस्टेंस को डिफाइन किया. वो रेजिस्टेंस किसको अफेक्ट करता है? रेजिस्टेंस करंट को अफेक्ट करता है. मोर इज द रेजिस्टेंस, लेस इज द करंट. उसके बाद ये रेजिस्टेंस का यूनिट क्या होगा? तो रेजिस्टेंस का यूनिट आप लोग पढ़ चुके हैं, वोल्ट है और करंट है. वोल्ट अपॉन एम्पियर. वोल्ट अपॉन एम्पियर के लिए हमने एक डिराइव्ड यूनिट बनाया. हाउ मच इज दैट यूनिट? दैट इज ओम. So ohm is the unit of resistance. इस रेजिस्टेंस का कॉज क्या है? क्यों होता है ये रेजिस्टेंस? का इसका ओरिजिन क्या है? The origin of resistance, जब इलेक्ट्रॉन कंडक्टर में फ्लो होते हैं तो उनका रास्ता कौन रोकता है? दूसरे एटम जो रास्ते में आ जाते हैं, जिससे वो टकराता है. एक इलेक्ट्रॉन को यहां से यहां तक जाना है इतनी दूर, रास्ते में उसको 10 बार टकराना पड़ा. 10 बार उसकी स्पीड 0 होगी, फिर बढ़ेगी, फिर 0 होगी, 10 बार. दूसरा हमने मेटल लिया, उसमें वो इलेक्ट्रॉन यहां से यहां जाता है और उसको 50 बार टकराना पड़ता है, 50 टाइम्स.
तो जिसमें ज्यादा टाइम लग जाएगा, जहां 50 टाइम्स टकराएगा वहां ड्रिफ्ट वेलोसिटी उसकी कम हो जाएगी। अगर ड्रिफ्ट वेलोसिटी कम हो जाएगी तो करंट भी कैसी हो जाएगी, कम हो जाएगी। अगर करंट कम होगी तो उसका रेजिस्टेंस कैसा होगा, हाई। और ये हमको भी समझ में आ रहा है कि अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को एक रास्ता पार करने में 50 टाइम्स कोलाइड करना पड़े, रुकना पड़े, तो हम क्या बोलेंगे, रास्ते में बहुत रेजिस्टेंस है। और सिर्फ 10 बार कोलाइड करना पड़ेगा तो कम रेजिस्टेंस है। सिर्फ 5 बार टकरा के यहां तक पहुंच गया तो और कम रेजिस्टेंस है। तो रेजिस्टेंस का ओरिजिन क्या होता है, कोलिशन। ठीक है, ये नोट कर लीजिए, द ओरिजिन ऑफ रेजिस्टेंस इज द कोलिशन। The origin of electric resistance is collision, and due to this collision, heat is generated. Due to this collision, heat is generated. ठीक है, बाद में हम लोग पढ़ेंगे हीटिंग इफेक्ट। उसमें ये आएगा कि जब भी करंट फ्लो होती है तो कंडक्टर गर्म होता ही कंपल्सरी। और अभी ये उसका रीजन समझ में आ रहा है, क्यों गर्म होता है, क्योंकि बिना टकराए वो जा नहीं सकता, तो टकराना पड़ेगा, गर्म उसको होना नहीं है। जितना ज्यादा कोलिशन उतना ज्यादा हीटिंग, यानी जितना रेजिस्टेंस उतनी ज्यादा हीटिंग होगी। ओके, तो ये ओम्स लॉ है। अच्छा, अब ओम्स लॉ के बारे में और भी चीजें हमको पढ़नी है। रेजिस्टेंस के बारे में हम पढ़ रहे हैं। किसी भी कंडक्टर का रेजिस्टेंस हमने बार बार लेकर देखा। कैसे देखा, ऐसे एक यहाँ पर हमने पोटेंशियल डिफरेंस नापने के लिए वोल्ट मीटर लगाया, एक इधर करंट मीटर लगाया, एम्पियर मीटर बोलते हैं उसको। एम्पियर मीटर वोल्ट मीटर लगा के V/I करके हमने रेजिस्टेंस उसका नापा। इस कंडक्टर का रेजिस्टेंस नापने के बाद इसी चीज का बना हुआ एक लंबा कंडक्टर लेके आए। लंबा कंडक्टर लेके आए तो हमने देखा उसका रेजिस्टेंस बढ़ गया, और लंबा लेके आए और लंबा बढ़ गया। अगर हम उसकी लंबाई डबल करते हैं तो रेजिस्टेंस डबल हो जाता है। 3 टाइम्स करते हैं तो 3 टाइम्स, और 4 टाइम्स करते हैं तो 4 टाइम्स। दैट मीन्स देयर इज ए डायरेक्ट प्रोपोर्शन बिटवीन लेंथ एंड resistance. So resistance is directly proportional to length. Length of the conductor. दूसरा हमने क्या देखा कि अगर हम इस कंडक्टर को मोटा करते हैं तो रेजिस्टेंस कम हो जाता है, करंट बढ़ जाती है। और हमको समझ भी आता है पतली सड़क होने की बजाय बड़ी सड़क होगी तो हमको चलने के लिए कम बाधा आएगी, बीच में कम रेजिस्टेंस आएगा। तो जैसे जैसे एरिया बढ़ता है वैसे वैसे रेजिस्टेंस भी कम होते जाता है। सो रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ठीक है, ये रेजिस्टेंस ये 2 चीजों पर डिपेंड करता है। ओके, ये इसकी ज्योमेट्री की बात कर रहे हैं। इसके बाद अगर हम इन दोनों को कंबाइन कर दें तो रेजिस्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू L/A। रेजिस्टेंस इज इक्वल टू एक कांस्टेंट हमने यहां लगाया रो, L/A। ये रो क्या चीज है, ये रो हमने सोचा ये कैसा कांस्टेंट है। तो रो को डिफाइन करने के लिए हमने देखा दैट रो इज इक्वल टू RA/L। ये रो, इसको हम कहेंगे स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। 2 नाम हैं इसके, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी। अच्छा, ये होता क्या है,
तो आंसर है कि रो बेसिकली आर ही होता है, रेसिस्टेंस, प्रोवाइडेड एरिया कितना हो जाए 1, लेंथ कितनी हो जाए 1। अगर किसी ऐसे मेटल को हमने लिया जिसका एरिया कितना है 1 और लेंथ भी कितनी है 1, तो उसका जो भी रेसिस्टेंस होगा वही उसका क्या है, स्पेसिफिक रेसिस्टेंस, वही उसकी क्या है, रेसिस्टिविटी। ये रेसिस्टिविटी हुई। अब ये जो रेसिस्टिविटी है इसका यूनिट क्या है, तो रेसिस्टिविटी का यूनिट देखिए, इससे हम बनाएंगे दिस इज ओम मीटर स्क्वायर अपॉन मीटर। तो यूनिट क्या बना रेसिस्टिविटी का बताइए, ओम मीटर, ओम मल्टीप्लाइड बाय मीटर, नॉट पर मीटर, ये ध्यान रखिएगा, ओम इंटू मीटर, ओम मीटर। ओके, तो ये रेसिस्टिविटी हुई। तो रेसिस्टिविटी को हम डिफाइन कैसे करेंगे, तो इसका आंसर है रेसिस्टिविटी इज रेसिस्टेंस ऑफ ए मटेरियल which has a length of unit 1 meter and area of cross section is 1 meter. Note कर लीजिए, resistivity of a material is, resistivity of a material is the resistance of a conductor, resistance of a conductor made by this material, resistance of a conductor made by this material which has a unit area, which has a unit area, bracket में 1 square meter and a unit length, and a unit length 1 meter। ठीक है, अब देखिए, एक हमने क्यूब लिया, यूनिट क्यूब, यूनिट क्यूब क्या होता है, यूनिट क्यूब मतलब उसकी हर साइड कितनी होगी 1 मीटर, 1 मीटर, 1 मीटर, 1 मीटर, 1। इसमें 2 फेसेस देखिए, ये एक सामने का फेस और ये एक पीछे का फेस। इस फेस का एरिया कितना है, तो आंसर है 1 स्क्वायर मीटर। इसकी दूसरे फेस से ये लेंथ कितनी है 1 मीटर। ये दोनों कंडीशन हमारी फुलफिल हो रही है, फेस 1 मीटर स्क्वायर एंड द लेंथ इक्वल टू 1 मीटर। तो इसके इस फेस और इस फेस के बीच में जितना रेसिस्टेंस है वही रेसिस्टेंस क्या है इसका, हाँ, स्पेसिफिक रेसिस्टेंस और इट्स रेसिस्टिविटी। किसकी रेसिस्टिविटी, उस मटेरियल की। अगर हम इसी क्यूब में मटेरियल बदल दें, जैसे एक बार हमने कॉपर लिया, दूसरी बार एल्यूमिनियम लिया, तीसरी बार सिल्वर लिया, चौथी बार आयरन लिया, हर एक का एरिया उतना है, हर एक की लेंथ उतनी है, पर हर एक का रेजिस्टेंस बदलते जाता है। तो हम क्या कहेंगे, हर एक का क्या अलग अलग है, रेजिस्टिविटी अलग अलग है। ठीक है, इसको नोट करिए। द रेजिस्टिविटी is property of the material. Resistivity is property of the material.
different material, if we take different material of the cube, if we take different material of the cube, the resistance will be different. The resistance will be different. ठीक है? तो ये है रेसिस्टिविटी। अब रेसिस्टिविटी में एक चीज हमसे पूछी जाती है, which is a very common question. If we elongate a conductor, एक कंडक्टर की लेंथ को अगर हम डबल कर दें तो उसकी रेसिस्टिविटी में कितना डिफरेंस आएगा? विल इट इंक्रीज और विल इट डिक्रीज? तो आंसर है देयर विल बी नो चेंज। फिर से इसको मैं इसलिए क्लियर कर रहा हूं क्योंकि ये वाइवा का बड़ा पेरेंट क्वेश्चन है। अगर हम किसी की लेंथ को इंक्रीज करते हैं, कंडक्टर की लेंथ को इंक्रीज करते हैं, तो लेंथ इज a factor in the formula for resistance. In the formula for resistance, not in the formula for resistivity. Resistivity के लिए हमने A को क्या कर दिया? 1, L को क्या कर दिया? 1। तो रेसिस्टिविटी में लेंथ और एरिया इन दोनों को फिक्स किया, तब जो रेसिस्टेंस आएगा वो रेसिस्टेंस ही क्या है? रेसिस्टिविटी। इसलिए अगर कोई ये बोलेगा कि हमने एरिया को दबा के पतला कर दिया, एरिया को मोटा कर दिया, तो वो किसको चेंज कर रहा है? रेसिस्टिविटी को या रेसिस्टेंस को? रेसिस्टेंस। रेसिस्टिविटी कब चेंज होती है? तो आंसर है रेसिस्टिविटी तब चेंज होती है जब हम मटेरियल को चेंज करते हैं। क्यों? कॉपर की अलग है, एल्यूमिनियम की अलग है, आयरन की अलग है। समझ आया? तो कभी भी डायमेंशन चेंज होने से, एरिया चेंज हो, लेंथ चेंज हो, तो उससे कभी भी रेसिस्टिविटी चेंज नहीं होती। एक तार को हमने डबल कर दिया, रेसिस्टिविटी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? नो इफेक्ट। ये बात समझ में आ रही है? तो इसको ध्यान रखिएगा। रेसिस्टिविटी दो केसेस में बदलती है। एक, या तो आप मेटल को बदल दीजिए, दूसरा केस हम लोग अभी पढ़ेंगे कि कब चेंज होती है, दैट इज इट चेंजेस विद टेम्परेचर। ओके, तो ये रेसिस्टिविटी और रेसिस्टेंस दोनों का डिफरेंस समझ में आ रहा है? ओके, तो बेसिक प्रॉपर्टी कौन सी होती है? रेसिस्टिविटी। उस रेसिस्टिविटी के साथ जब हम लेंथ और एरिया को मल्टीप्लाई करते हैं, लेंथ और एरिया को, तो हमको क्या मिलता है? एक पर्टिकुलर पीस का रेसिस्टेंस। जब तक वो मटेरियल है तब तक उसके पास रेसिस्टिविटी। जब हमने उसमें लेंथ और एरिया दे दिया तो उसका टोटल रेसिस्टेंस हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है? सो दिस इज रेसिस्टेंस एंड रेसिस्टिविटी। अच्छा, अब इसके बाद हम लेते हैं कि ये जो रेसिस्टेंस और रेसिस्टिविटी है, क्या हम इसको ड्रिफ्ट वेलोसिटी या इलेक्ट्रिक फील्ड या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रिक चार्ज, इसके टर्म्स में, वो इलेक्ट्रॉनिक के टर्म्स में क्या हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं? उससे ये हमारे लिए बहुत इजी हो जाएगा, बहुत क्लियर हो जाएगा। देखिए, that we will write Ohm's law in electronic form. Proof of Ohm's law. इसको इसका प्रूफ भी बोला जाता है। Okay, we know that drift velocity I, yeah, current I is equal to NEA and drift velocity. ये वाला रिलेशन हम लोग पहले प्रूफ कर चुके हैं। I is equal to NEA dt, और इसमें हमने रखा NEA drift velocity। drift velocity का वो फॉर्मूला लीजिए, E tau upon m।
So this is equal to NE square A E electric field and tau to be divided by mass of electron m. ओके, ये किसकी वैल्यू आ रही है? I. अच्छा, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसको हम लेंथ से मल्टीप्लाई कर दें तो हमें क्या मिल जाएगा? आंसर है पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? E मल्टीप्लाइड बाय लेंथ मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस। तो माइनस एन ये हुआ है तो नेगेटिव वो छोड़ दीजिए, नेगेटिव क्या दिखाता है हमको? चार्ज पार्टिकल। कैसा हम पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल के लिए ले रहे हैं, सो वी विल टेक इट पॉजिटिव। ओके, सो I इज इक्वल टू दिस। इसको हमने L से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, सो दिस बिकम इक्वल टू I इज इक्वल टू n E स्क्वायर A E L into tau divided by n into L। ये L और L ये दोनों में आ गए। This is equal to, अब E into L ये क्या होता है? हमने पढ़ा है पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू E into D डिस्टेंस। चाहे आप इसको ऐसा लिख लीजिए, चाहे आप इसको ऐसा लिख लीजिए, E इंटीग्रल dl, या इसको लेंथ लिख सकते हैं। तो ये किसका फॉर्मूला हो गया? पोटेंशियल डिफरेंस। सो वी विल राइट इट n E स्क्वायर A पोटेंशियल डिफरेंस इनटू tau अपॉन n L। ये आ गया, ये P। अब ये I है और ये V है। अगर इसमें V अपॉन I कर दें तो बाकी सब इधर आ जाएंगे। तो इसमें हमने वही किया, therefore V upon I is equal to ml upon n E square A tau। tau A V upon I। ओके, V अपॉन I क्या होता है? R रेजिस्टेंस। अच्छा, अब इसमें देखिए n इज व्हाट? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड व्हाट इज E? दैट इज चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन। सो दीस टू आर कांस्टेंट क्वांटिटीज। E m, these are constants of electron। Okay, E m, n is what? Number of electrons या इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कब चेंज होती है? जब हम मेटल चेंज करते हैं। जब तक मेटल चेंज नहीं करेंगे तब तक इलेक्ट्रॉन डेंसिटी चेंज नहीं होगी। इसलिए किसी एक मेटल के लिए ये कांस्टेंट है, एक मेटल के लिए कांस्टेंट है। सो दिस इज कांस्टेंट फॉर मेटल। कांस्टेंट फॉर कंडक्टर और कांस्टेंट फॉर मेटल, ये m हो गया। दिस इज कांस्टेंट। उसके बाद क्या है? टाउ। टाउ इज व्हाट? रिलैक्सेशन टाइम। और वो कब चेंज होता है? जब टेम्परेचर चेंज होता है। अगर टेम्परेचर हम नहीं चेंज होने दें तो टाउ क्या हो गया? कांस्टेंट। सो टाउ एट कांस्टेंट टेम्परेचर, at constant temperature, tau is constant।
ठीक है। उसके बाद ये भी कांस्टेंट, L क्या है, लेंथ ऑफ द कंडक्टर, और A क्या है, एरिया। जब हम वोल्टेज चेंज करते हैं और करंट चेंज हो जाती है, वोल्टेज हम चेंज कर रहे हैं, करंट चेंज हो रही है, क्या इस प्रोसेस में लेंथ चेंज हो जाएगी? नहीं होगी। क्या एरिया मोटा पतला हो जाएगा? नहीं होगा। तो जब तक हम दूसरा सैंपल नहीं लेते, एक ही सैंपल पर एक्सपेरिमेंट करते रहते, जितनी देर तक उतनी देर तक लेंथ कैसी है उसकी, कांस्टेंट, और उसका एरिया भी कैसा है, कांस्टेंट। सो लेंथ एंड एरिया आर कांस्टेंट फॉर ए गिवन सैंपल। L and A are constant for given sample. ये भी कांस्टेंट। अब इसमें क्या बचा वेरिएबल के लिए? कुछ नहीं, ऑल द थिंग्स आर कांस्टेंट, therefore V upon I is constant. V upon I कैसा है, कांस्टेंट। This is Ohm's law, that V is proportional to I, or V upon I is a constant. This is Ohm's law. Hence proved. ये हमने प्रूव कर दिया Ohm's law। ठीक है, नोट हो गया सबका? अच्छा, अब अगर आपने ये नोट किया तो दो फॉर्मूले और नोट करके बताइए। R इज इक्वल टू हाउ मच? R इज इक्वल टू, ये रहा, R इज इक्वल टू, क्योंकि V अपॉन I क्या होता है, ये R की वैल्यू, तो ये फॉर्मूला आप एक याद रखेंगे, इसको नोट कर लीजिए। और रो किसके बराबर होता है? रो का फॉर्मूला आपको याद है, हमने किया था, रो इज इक्वल टू आर एल अपॉन ए। ये एल अपॉन ए ऐसा था, ऐसा था, आर इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए, ये किया था। ये भी आपने शुरू में किया, R is equal to rho L upon A, R is proportionate to L, R is proportionate to 1 upon A, R is equal to rho L upon A, यही से स्टार्ट किया था। ओके, ये जो फॉर्मूला है R is equal to this में, इसको इससे मैच करेंगे। ये क्या है, L upon A, ये रहा L upon A। अगर आप L upon A निकाल दें तो बाकी क्या बचता है, रो। तो ये क्या चीज है, रो। ठीक है, तो अब नोट किया हमने, therefore रो इज इक्वल टू m अपॉन n e स्क्वायर टर्म, m अपॉन n e स्क्वायर टर्म, दिस इज वैल्यू ऑफ रो। अच्छा, इस रो के फॉर्मूला में देखिए क्या क्या चीजें इन्वॉल्व हैं। एक इन्वॉल्व, व्हाट इज दैट, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये तो इलेक्ट्रॉन की प्रॉपर्टी है, इट इज ऑलवेज ए कांस्टेंट, और उसके नीचे E, स्मॉल e, इलेक्ट्रॉन इज आल्सो ए कांस्टेंट। और इसमें हम क्या देखते हैं, n, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ये किस पर डिपेंड करता है, मटेरियल। इसलिए रो भी किसकी प्रॉपर्टी है, मटेरियल। उसके बाद टाउ, टाउ किस पर डिपेंड करता है,
टाउ टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, इसलिए ये जो स्पेसिफिक रेसिस्टेंस है या रेसिस्टिविटी है, दिस आल्सो डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर। टेम्परेचर से इसको इफेक्ट पड़ता है। ओके, अगर हम लेंथ को डबल कर दें तो रो पे क्या इफेक्ट आएगा? नो इफेक्ट, क्योंकि इसके टर्म में एल नहीं है और इसके टर्म में ए भी नहीं, सो इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ एल एंड ए। नोट कर लीजिए। अकॉर्डिंग टू दिस रिलेशन, अकॉर्डिंग टू दिस रिलेशन, rho depends upon electron density, electron density small n, which is property of the metal, which is property of the material. Also rho depends upon temperature. Rho depends upon temperature, which will change tau, which will change tau. ठीक है, ये दो चीजें। अच्छा, उसके बाद और नीचे लिखिए, this term does not include, this term or this relation does not include L and A, length and area. Therefore, resistivity is not affected by length and area of the given sample. Length and area of the given sample. ठीक है, इस तरह से ये जो इलेक्ट्रॉन से रिलेटेड फॉर्मूला हमने बनाया, उससे हमने इसकी प्रॉपर्टीज बनाई, रेसिस्टिविटी। ओके, सो दिस इज रेसिस्टेंस एंड रेसिस्टिविटी एंड देयर रिलेशन विद द इलेक्ट्रॉन्स। अच्छा, उसके बाद एक छोटी सी चीज और है, देयर इज ए मिनिएचर ओम्स लॉ। हाँ, थोड़ा सा और इसके बारे में, ये हमने अभी क्या पढ़ी है, रेसिस्टेंस, दैट इज V अपॉन I। अगर हम एक टर्म लेते हैं विच इज I अपॉन V, तो वो क्या होगी? ये क्या चीज है? रेसिस्टेंस। और रेसिस्टिविटी रो इज इक्वल टू m अपॉन m e स्क्वायर टाउ। दो टर्म और देखिए जो कि कंडक्टर की प्रॉपर्टीज है। ये दोनों प्रॉपर्टी किसकी है? इंसुलेटर की। इंसुलेटर कब अच्छा होता है? जब उसके पास रेसिस्टेंस अच्छा होता है, बहुत ज्यादा होता है। लेकिन अगर हमको करंट फ्लो करानी है तो उसके पास क्या ज्यादा होना चाहिए? उसके पास कंडक्टेंस ज्यादा होना चाहिए। उसकी क्या अच्छी होनी चाहिए? कंडक्टिविटी। और अगर करंट को रोकना है, ब्लॉक करना है, तो क्या होना चाहिए? रेसिस्टिविटी। ओके, हमने जो दोनों फॉर्मूले बनाए हैं ये किसके हैं? रेसिस्टेंस एंड रेसिस्टिविटी। कंडक्टिविटी और कंडक्टेंस, ये क्या होगा? देखिए, कंडक्टेंस इज इक्वल टू 1 अपॉन R। रेसिस्टेंस का उल्टा, दिस इज व्हाट? कंडक्टेंस 1 अपॉन R। इसके टर्म्स में लेंगे तो ये हो जाएगा m e स्क्वायर टाउ a अपॉन m l। और इसका यूनिट
ओम का उल्टा हो जाएगा इसी तरह से या इसका एक दूसरा यूनिट बनाया गया साइमन। अच्छा, रेसिस्टिविटी इसका उल्टा कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी कंडक्टिविटी के लिए हम सिंबल यूज करेंगे सिग्मा। सिग्मा एंड दिस सिग्मा इज इक्वल टू n स्क्वायर टाउ n e स्क्वायर टाउ अपॉन n e स्क्वायर टाउ अपॉन n। इसका यूनिट क्या था? इसका यूनिट था ओम और इसका था ओम मीटर। तो इसका क्या हो जाएगा? ओम पर मीटर। दोनों को उल्टा कर दिया, ओम का उल्टा ओम और मीटर का उल्टा पर मीटर। देखिए ये क्या है? ओम मीटर। अगर आप इसको उल्टा करेंगे तो ओम का उल्टा क्या हो गया? मोम। और मीटर का उल्टा पर मीटर, इसलिए मोम पर मीटर या साइमन पर मीटर। अच्छा, इसके बाद हमको दो चीजें और पढ़नी है इसमें ओम्स लॉ में। एक तो ये है कि क्या ओम्स लॉ हर मौके पर काम फिर से इज ओम लॉ वर्किंग इन ऑल द कंडीशंस? द आंसर इज नो, इट्स नॉट वर्किंग इन ऑल द कंडीशंस। बहुत सारी ऐसी कंडीशन होती हैं जब ओम्स लॉ वर्क नहीं करता है। मींस वोल्टेज को हमने बढ़ाया तो करंट उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट नहीं बढ़ती, ऐसा होता है। कुछ सर्किट्स में ऐसा होता है। जब ऐसा होगा तो हम उस बिहेवियर को बोलेंगे नॉन ओमिक बिहेवियर। तो बिहेवियर वोल्टेज और करंट के चेंज होने के रिस्पेक्ट में हमने किसी भी कंडक्टर को लिया और उसके बिहेवियर को क्लासिफाई किया कि वो दो तरह से बिहेव कर सकता है। एक बिहेवियर है उसका ओमिक बिहेवियर और एक बिहेवियर है नॉन ओमिक बिहेवियर। वन इज ओमिक बिहेवियर। ओमिक बिहेवियर में अगर हम वोल्टेज को चेंज करें और करंट को चेंज करें तो वोल्टेज को 1 वोल्ट बढ़ाया, करंट भी चेंज हुई, फिर वोल्टेज को बढ़ाया, फिर करंट चेंज हुई, फिर वोल्टेज को बढ़ाया, फिर करंट चेंज हुई एंड वी गेट ए स्ट्रेट लाइन। इस स्ट्रेट लाइन का स्लोप क्या होगा? V अपॉन I। V अपॉन I इज द स्लोप। तो ये स्लोप हमको क्या देता है? रेजिस्टेंस। और ये स्लोप को देखिए यहां 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 सब जगह एक जैसा है। सो दिस इज ओमिक बिहेवियर शोन बाय द कंडक्टर। कई बार ऐसा होता है, बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो ये वाला बिहेवियर नहीं दिखाती। तो जो ऑब्जेक्ट ऐसा बिहेवियर दिखाता है, इस बिहेवियर को हम क्या कहेंगे? देयर इज ए लीनियर रिलेशन। लीनियर रिलेशन बिटवीन V and I।
लीनियर शब्द क्यों यूज कर रहे हैं? क्योंकि ग्राफ में ये कैसी लाइन बन रही है? स्ट्रेट लाइन। ऐसे रिलेशन को क्या बोलते हैं? लीनियर रिलेशन। ओके, देयर इज ए लीनियर रिलेशन बिटवीन V एंड I। वो मटेरियल कैसा होगा? ओमिक। अब नॉन ओमिक देखिए, नॉन ओमिक मटेरियल कैसे होते हैं? तो ऐसा है कि कोई भी मटेरियल पूरी तरह से हर टेम्परेचर पर ओमिक बिहेवियर शो नहीं करता। अगर हम उसको बहुत गर्म कर दें, बहुत ठंडा कर दें, तो उसका बिहेवियर नॉन ओमिक हो सकता है। एक पर्टिकुलर रेंज के लिए ओमिक हो सकता है, उससे ज्यादा रेंज हो जाएगा तो नॉन ओमिक हो सकता है। तो ओमिक बिहेवियर अगर एक मटेरियल का है तो हर टेम्परेचर पे होगा, इसकी गारंटी नहीं। जैसे हमारे पास एक कंडक्टर है एल्यूमिनियम का एंड दैट इज शोइंग दिस करंट। अगर हम उसकी करंट बहुत बढ़ाते चले जाएंगे, वेरी हाई करंट, तो जब करंट बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी तो फिर हम क्या देखते हैं कि वोल्टेज को हम बढ़ाते हैं और करंट उतनी नहीं बढ़ती। देखिए पहले क्या बोला था, कहीं पर भी आप इतनी वोल्टेज बढ़ाइए इतनी करंट बढ़ जाएगी। ये वोल्टेज और ये करंट, इतनी वोल्टेज बढ़ाइए इतनी करंट बढ़ेगी। यहां पर देखिए उतनी ही वोल्टेज हम बढ़ाते हैं जितनी ये है, लेकिन करंट इतनी ही बढ़ती, इतनी करंट बढ़ी जबकि वोल्टेज हमने उतनी ही बढ़ाई। तो यहां जो V अपॉन I की वैल्यू आएगी, V अपॉन I, यहां पर V अपॉन I अलग हो गया। तो इस जगह पर आकर इसी मटेरियल का बिहेवियर कैसा हो गया? नॉन ओमिक। ये जगह कौन सी है? हाई करंट। ये कैसा था? लो करंट। तो लो करंट पे ये कैसा बिहेव कर रहा था? ओमिक। जब करंट बहुत ज्यादा हो गई तो कैसा बिहेव करने लगा? नॉन ओमिक। ये हम समझ सकते हैं क्योंकि हमने ना मैकेनिक्स में एक चीज पढ़ी है, दैट इज फ्लो। लिक्विड का फ्लो दो तरह का होता है। कैसा? यस यस, हाँ, टर्बुलेंट आप लोग को याद रहेगा, दूसरा याद नहीं रहेगा क्योंकि आप लोग वैसे ही करते हैं। ओके, द अदर वन इज स्ट्रीमलाइन। एक स्ट्रीमलाइन होता है जो शांति से चलता है एक के पीछे एक, और एक टर्बुलेंट होता है जो आपके जैसे चलता है। तो यहां पर इनका फ्लो हम मान सकते हैं स्ट्रीमलाइन है। अब इतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन चलने लगे, करंट इतनी हाई होने लगी कि उसके कारण उसका फ्लो कैसा हो गया? टर्बुलेंट। एक दूसरे को जंप करके जाने लगा तो उसमें कोलिजन ज्यादा होने लगे, उसके कारण करंट ज्यादा डाउन। तो जितनी करंट बढ़नी चाहिए थी उतनी नहीं बढ़ी। तो ये वाला रेशियो यहां पर अलग, यहां पर अलग। तो ये कैसा हो गया? नॉन ओमिक। नॉन ओमिक एट हाई करंट। ये कैसा बिहेवियर है? ओमिक। ओमिक, नॉन ओमिक। अच्छा, उसके बाद और नॉन ओमिक देखिए। नॉन ओमिक सर्किट्स में एक बड़ा फेमस सर्किट है सेमीकंडक्टर्स के डायोड या ट्रांजिस्टर्स। वो किस तरह से बिहेव करते हैं उनको हम जब चेंज करेंगे, उनकी करंट आई, वोल्टेज इधर, करंट इधर। इसको भी हम वैसे V और I ऐसा ले सकते हैं, वोल्टेज इधर, करंट इधर, क्योंकि वोल्टेज बढ़ाते हैं तो I बढ़ता है। बट इट विल बी ए स्ट्रेट लाइन। ये मैंने इसलिए किया कि V अपॉन I इज इक्वल टू R मिलेगा, उस पर मैं अभी आता हूं। ओके, तो ये सेमीकंडक्टर्स, सेमीकंडक्टर जैसे कि डायोड। डायोड में शुरू में हम वोल्टेज बढ़ाते हैं तो क्या देखते हैं? करंट नहीं बढ़ती। वोल्टेज हमने बढ़ाई 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 6 गुना वोल्टेज हो गई, करंट नहीं बढ़ी। करंट जीरो की जीरो। ओके, उसके बाद जब हम करंट को और वोल्टेज को और बढ़ाते हैं तो फिर ये करंट ऐसे होती है और उसके बाद ऐसे होती है। तो ये वाला बिहेवियर ऐसा हो जाना, दिस इज ए नॉन ओमिक बिहेवियर।
नॉन ओमिक। ये पॉजिटिव वोल्टेज, और जब इसको निगेटिव वोल्टेज देते हैं तब ये यहां ओमिक होती है और फिर इधर आके नॉन ओमिक हो जाती है। ये करंट होती है डायोड की। इसको आप लोग पढ़ेंगे चैप्टर के एंड में जब आएगा तब। पर ये एग्जांपल किसका है? नॉन ओमिक बिहेवियर। इसी तरह से जब हम इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं, H2O का इलेक्ट्रोलिसिस करके H2 एक तरफ और O2 एक तरफ, ऐसा दोनों तरफ इकट्ठा करते केमिस्ट्री में पढ़ा था। ओके, इलेक्ट्रोलिसिस जब करते हैं उसकी करंट बढ़ाते हैं। जब उसकी करंट बढ़ाते हैं, उसके लिए हम करंट बढ़ाने के लिए वोल्टेज को इंक्रीज करते हैं। तो शुरू में जब तक ब्रेकडाउन वोल्टेज नहीं आती तब तक करंट नहीं होती, उसके बाद करंट प्रोपोर्शनेट हो जाती है। बिहेवियर इसका यहां पर ओमिक होता है और यहां पर नॉन ओमिक होता है। वोल्टेज बढ़ रही है, करंट नहीं बढ़ रही, तो ये होता है नॉन ओमिक बिहेवियर। उसके एग्जांपल्स, तो ये एग्जांपल नोट कर लीजिए। सेमीकंडक्टर्स, हाई करंट, दिस इज इलेक्ट्रोलिसिस। ये नॉन ओमिक बिहेवियर के एग्जांपल्स हैं। ओके, अगली टर्म देखिए, मोबिलिटी। मोबिलिटी इस शब्द से हमको समझ में आता है मोबाइल होना मीन्स चल। जिस मेटल में कोई चीज ज्यादा चल पाएगी उसको हम बोलेंगे कि उसकी मोबिलिटी ज्यादा अच्छी है। ये मोबिलिटी किस पर डिपेंड करती है, किसकी प्रॉपर्टी है? क्या ये मेटल की प्रॉपर्टी है? तो हमारा आंसर है नहीं। मेटल की हम एक प्रॉपर्टी बना चुके हैं, दैट इज कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी किसकी प्रॉपर्टी होती है? मेटल की। और रेसिस्टिविटी किसकी प्रॉपर्टी है? इंसुलेटर्स की। कंडक्टेंस मेटल के लिए और रेसिस्टेंस इंसुलेटर के लिए। ओके, मोबिलिटी पार्टिकल की, चार्ज पार्टिकल की मोबिलिटी। ओके, मोबिलिटी का ये मतलब है कि जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे किसी जगह पर और उसमें एक चार्ज पार्टिकल को छोड़ देंगे तो वो चार्ज पार्टिकल एक ड्रिफ्ट वेलोसिटी कैरी करेगा। ड्रिफ्ट वेलोसिटी के चैप्टर में हमने पढ़ा है कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्यों होती है, क्यों चालू हो जाती है? क्योंकि वहां पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है। उस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है। अब हमने क्या देखा कि इलेक्ट्रॉन लिए, प्रोटॉन लिए, हीलियम का न्यूक्लियस लिया, इस तरह से अलग अलग चीजें लेके हमने उसमें चार्ज पार्टिकल के फॉर्म में उसमें डाली उसी इलेक्ट्रिक फील्ड में। तो हर एक की ड्रिफ्ट वेलोसिटी अलग अलग निकली। तो जिसकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी ज्यादा होगी उसको हम क्या बोलेंगे? उसकी मोबिलिटी ज्यादा। इलेक्ट्रिक फील्ड सब पे एक ऐसा ही लगाया और चार्ज पार्टिकल अलग अलग दिए। तो जो चार्ज पार्टिकल ज्यादा तेज चलेगा उसकी मोबिलिटी ज्यादा मानी जाएगी। तो ई इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने से ड्रिफ्ट वेलोसिटी Vd होती है। तो यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने से ड्रिफ्ट वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? Vd अपॉन E। तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड लगाओ और जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगी वही उसकी मोबिलिटी। So mobility is mobility of a charge carrier। ये किसकी प्रॉपर्टी है? याद रखिए, चार्ज कैरियर की। ये होती है ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। एक यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड में जितनी ड्रिफ्ट वेलोसिटी को पकड़ लेगा उसको बोलेंगे उसकी मोबिलिटी। So this is mobility। भले एक डायरेक्शन में जाए या दूसरी डायरेक्शन में जाए, that is immaterial, उसमें माइनस प्लस की हमको जरूरत नहीं है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला हम जानते हैं। ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज E tau अपॉन m। So this will be E और कैपिटल E इससे कैंसिल हो जाएगा, tau अपॉन m। ये आ गया मोबिलिटी और मोबिलिटी का साइन हमने दिया म्यू। This is specific charge।
मल्टीप्लाइड बाय रिलैक्सेशन पीरियड। बस ये बड़ा छोटा सा फॉर्मूला है। तो ये बेसिकली किस पर डिपेंड करती है? रिलैक्सेशन टाइम पर और स्पेसिफिक चार्ज। जो चीजें भारी होंगी जैसे प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों का ई कैसा है? सेम, लेकिन प्रोटॉन का एम भारी है। हीलियम न्यूक्लियस का ई अपॉन एम में एम ज्यादा बड़ा है, तो उनकी मोबिलिटी कैसी होगी? कम होगी। वो कम फुर्ती से जाएंगे, स्लो जाएंगे। सो दिस इज मोबिलिटी। ठीक है, तो ये मोबिलिटी हो गया। लिमिटेशंस ऑफ ओम्स लॉ हो गए। लिमिटेशन का मतलब क्या होता है? जहां ओम्स लॉ एप्लीकेबल नहीं होता। तो हमने देखा है कि ओम्स लॉ कहां एप्लीकेबल नहीं होता है? सेमीकंडक्टर्स में नहीं होता, मतलब करंट इज वेरी हाई तब नहीं होता है, और इलेक्ट्रोलिसिस में नहीं होता है, और शायद हाई टेम्परेचर में भी नहीं होता है। इस तरह से बहुत सारी जगह पर ओम्स लॉ एप्लीकेबल नहीं होता। अब एक छोटी सी चीज जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आई है और बहुत इंपॉर्टेंट है, जहां पर ओम्स लॉ एप्लीकेबल नहीं होता, okay, in all those examples where Ohm's law is not applicable, is the relation R equal to V upon I? Is this relation true or not true? Where Ohm's law is not applicable, जैसे इलेक्ट्रोलिसिस है या सेमीकंडक्टर है, हम वोल्टेज बढ़ा रहे हैं, करंट नहीं बढ़ रही है, उस समय R is equal to V upon I, ये रिलेशन एप्लीकेबल होगा या नहीं होगा? तो याद रखिए, R is equal to V upon I is a good relation and it holds good in all the conditions. ठीक है, whether it is ohmic or it is non-ohmic. अगर non-ohmic है और ये बिहेवियर इसका ऐसा गया, तो हम क्या बोलेंगे? इस वोल्टेज पर रेसिस्टेंस कितना है? रेसिस्टेंस फॉर दिस V1, ये वोल्ट की वैल्यू, ये I की वैल्यू, V अपॉन I किया तो क्या आ गया? R। वो R किस समय के लिए है? जब वोल्टेज कितनी है? V1। जब वोल्टेज V2 है उस समय ये रहा V, ये रहा I। V अपॉन I किया उस समय ये R कब का आ गया? V2 का। तो RV1 अलग है, RV2 अलग वैल्यू है, RV3 अलग वैल्यू है, लेकिन R का फॉर्मूला हमेशा V अपॉन I ही रहेगा, R बदलता रहेगा। जैसे हम सेमीकंडक्टर का लेते हैं, सेमीकंडक्टर के ग्राफ में ये ऐसी करंट जाती है, दिस इज V, दिस इज I, ये ऐसे करंट गई और ऐसे। इस जगह पर हम देखते हैं I की वैल्यू 0 है और V की वैल्यू कितनी है? V अपॉन I कितना हो गया? इंफिनिटी। तो जब वोल्टेज कम होती है, जब वोल्टेज इसकी 0.2 है, उस समय इसका रेजिस्टेंस कितना है? इंफिनिटी। करेक्ट, दिस इज नॉट ए रॉन्ग स्टेटमेंट। तो अगर हमको पूछा जाता है कि सेमीकंडक्टर का या डायोड का रेजिस्टेंस बताओ, तो हम पूछते हैं कितनी वोल्टेज पर बताएं। क्यों? इस वोल्टेज पर अलग है, इस वोल्टेज पे अलग है, इस वोल्टेज पर अलग है, लेकिन हर वोल्टेज पर उसका रेजिस्टेंस कैसे निकाला जाएगा? R अपॉन V अपॉन I, उस पर्टिकुलर वोल्टेज के लिए। ठीक है, अब समझ आया? तो रेजिस्टेंस का जो रिलेशन है V अपॉन I, दैट फॉर्मूला इज करेक्ट वेदर इट इज ए ओमिक सर्किट और वेदर इट इज ए नॉन ओमिक सर्किट। तो इस तरह से जब रेजिस्टेंस बदलता है तो हम उसको डायनेमिक रेजिस्टेंस कहते हैं, वेरिएबल रेजिस्टेंस कहते हैं। तो सेमीकंडक्टर में फिक्स रेजिस्टेंस नहीं होता, डायनेमिक होता है। जैसे जैसे वोल्टेज बदलेगी, करंट बदलेगी, वैसे वैसे रेजिस्टेंस भी बदलता जाएगा। यही चीज टेम्परेचर के साथ भी होती है। हमने पढ़ा है V अपॉन I, V अपॉन I इज इक्वल टू R। ये
जब हम किसी चीज को गर्म करेंगे तो उसके अंदर मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल्स इंक्रीज हो जाएगा। मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल्स अगर इंक्रीज हो जाएगा तो इलेक्ट्रॉन जो चल रहे हैं उसके साथ होने वाले कोलिजन भी इंक्रीज हो जाएंगे। अगर कोलिजन इंक्रीज हो गए तो रेसिस्टेंस का क्या होगा? रेसिस्टेंस विल आल्सो इंक्रीज। तो V अपॉन I उस समय कैसा हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। रेसिस्टेंस विल इंक्रीज। अगर रेसिस्टेंस इंक्रीज हुआ तो I की वैल्यू कम हो जाएगी। तो V upon I is equal to R is not a correct relation. This is a wrong relation. इतना सब पढ़ने के बाद हम क्या पढ़ते हैं? V upon I is equal to R is a wrong relation. तो ठीक है, इसको करेक्ट किया गया। इसको हम सिर्फ लिखने में करेक्ट कैसे कर लेते हैं? That V upon I is equal to R, which is a function of टेम्परेचर। फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। तो R टेम्परेचर के साथ चेंज होगा और उसके अनुसार V अपॉन I की वैल्यू आएगी। Where RT is again depends upon टेम्परेचर। और टेम्परेचर किस पर डिपेंड करता है? अभी एक और अजीब बात है कि टेम्परेचर क्यों बढ़ेगा? तो आंसर है हम ज्यादा इलेक्ट्रॉन ले जाना चाहते हैं। लेकिन अगर हम इलेक्ट्रॉन को ज्यादा कर देते हैं तो करंट कैसी हो जाती है? बढ़ जाती है। ज्यादा इलेक्ट्रॉन अगर जाएंगे तो करंट भी बढ़ जाएगी। वोल्टेज बढ़ा दी हमने। अगर हमने करंट बढ़ा दी, करंट बढ़ाने से क्या होगा? टेम्परेचर बढ़ेगा। टेम्परेचर बढ़ाने से क्या बढ़ेगा? रेसिस्टेंस बढ़ेगा। रेसिस्टेंस विल चेंज। तो रेसिस्टेंस इज अगेन ए फंक्शन ऑफ करंट। So we can say that V upon I is a function of current. Okay? तो ये आपको इतने ज्यादा एडवांस में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, but we can understand that V upon I is equal to R is not always true. V upon I is equal to a function of current, that is true. क्योंकि करंट बढ़ने से टेम्परेचर चेंज होता है, टेम्परेचर चेंज होने से रेसिस्टेंस चेंज होता है और उस रेसिस्टेंस के बराबर कौन होता है? V अपॉन I। तो V अपॉन I इज इक्वल टू व्हाट? फंक्शन ऑफ करंट। ऐसा होता है। सो दिस इज ट्रू ओम्स लॉ। और जनरल ओम्स लॉ क्या है? V अपॉन I इज इक्वल टू R। बट दिस इज ट्रू ओम्स लॉ। ठीक है, तो आज हम लोग इतना ही क्लोज करते हैं। रेस्ट विल डू टुमारो नेक्स्ट।